Am I audible, guys? Yes, sir. Yes. Go through your last lecture notes. If you have any doubts, you ask. What was the last part, beta? Last lecture ka? Sir, acidic compound. Sir, we have done these several pK and Ka values. Okay. So acidic comparison, acidic strength comparison, we have completed. Sure. So, guys, today we are going to discuss basic strength of compound. So, just like acidic strength, here also write in the same manner. हेडिंग करके आप डालिएगा कि कंपैरिजन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, कंपैरिजन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ लो कि आपके पास क्वेश्चन आया बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर लिखने का, तो कैसे इनिशिएट करें, टीचर कैसे सोचता है क्वेश्चन को निकालते समय, ठीक है। सो वो सब डिस्कशन करेंगे। हाउ टू प्रिडिक्ट बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ठीक है। सो सेम मैनर में बेटा, जैसे हमने वहां पर किया था यहां पर भी करेंगे वही चीज। क्या है कि जब भी कोई क्वेश्चन दिया है आपको, लेट अस से 4 कंपाउंड्स दिए हुए हैं और वो कह रहा है कि आप इसका बेसिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन करके ऑर्डर लिखो, तो हमारा पहला काम होगा कैटेगरी चेक करना। क्या चेक करेंगे? कैटेगरी। कैटेगरी। अब यहां कैटेगरी का क्या मतलब है, तो ये ज्यादा आसान है अपने लिए, क्योंकि इसमें सीधे सीधे आप पीरियोडिक टेबल वाली स्टाइल से आप जाएंगे। एंड इफ यू नोटिस कि कार्बन पे माइनस है, नाइट्रोजन पे माइनस का मतलब लोन पेयर से है मेरा यहाँ पर, है ना। और उसके बाद ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, सीएल हो सकता है, बीआर हो सकता है, आई हो सकता है। ये केवल ये दिखाना चाहते हैं कि एक ग्रुप में मूव कर रहे हैं और पीरियड में मूव कर रहे हैं, बस उसके लिए मैंने ये एग्जांपल्स लिख दिए। एग्जांपल्स कुछ और भी हो सकते हैं, ठीक है। सो इट हैज बीन फाउंड कि अगर आपका मूवमेंट इधर हो रहा है तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, और मूवमेंट अगर इधर हुआ तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करती है, ठीक है। भूलना नहीं एरो किधर से किधर जा रहा है, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रेंथ के लिए हम लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि उसने क्वेश्चन दे दिया आपको, राइट बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर फॉर CH3Na, NaNH2, NaOH, NaF, ये 4 कंपाउंड्स दिए हो ठीक है। तो एक्चुअली में भले ही ये तुम्हें ऐसा Na के साथ दे रहा है, बट अगर जैसे मैं पूछता हूं आपसे कि NaOH इज बेस्ड बिकॉज ऑफ व्हाट, Na OH. और OH माइनस, तो इमीडिएट योर आंसर इज OH माइनस। तो ये जितने भी कंपाउंड्स दिए हैं ना, ये सबके लिए उसी स्टाइल में बोलना है। कि तुमसे पूछा गया कि NaF is based because of Na plus or F minus, your answer should be F minus. NaNH2 is based because of Na plus or NH2 minus, your answer should be NH2 minus. CH3Na is based because of Na plus or CH3 minus, because Na पे ही प्लस दिखाना है, ये नहीं कि ये पहले लिखा तो इस पे प्लस दिखा दिया। Na plus CH3 minus, तो एक्चुअली में जो कंपैरिजन होना है वो किसके बीच में होना है, CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस और F माइनस के बीच, और इसका ऑर्डर अपने को मालूम है।
आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो यस फिर यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? सेम, 1 ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 4। इस तरह से आप आराम से कैटेगरी के बेसिस पे आंसर निकाल पाओगे। नहीं तो बहुत बच्चे परेशान ही रहते हैं, क्योंकि वो न्यूज तो समझ पाते हैं बेस है, सीखते ये नहीं, समझ में ही नहीं आता उनको कि ये भी एक बेस की तरह काम कर रहा है, जबकि ये तो ज्यादा बेसिक हो गया है न्यूज के कंपैरिजन। ठीक है, हाँ, पॉपुलैरिटी आपने उसको कम देखा है ना, तो उसके बेसिस पे वो अलग बात हो गई, लेकिन कॉन्सेप्चुअली अगर आंसर निकालेंगे तो ये स्टाइल है। कॉपी कर लो बेटा। डन सर। डन बेटा। यस सर। नाउ सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग? if category is same, if category is same, तो क्या करते हैं बेटा? फैक्टर्स चेक करते हैं। यस, देन चेक फैक्टर्स। फैक्टर्स में लाइक जो जो हमने पहले से पढ़ लिए हैं वो भी लिखता हूं। मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको आंसर देगा। फिर इंडक्टिव इफेक्ट, ये भी कई बार आपको आंसर दे देता है। फिर एक सॉल्वेशन इफेक्ट याद है हम लोगों ने पढ़ा था? सॉल्वेशन इफेक्ट किसके लिए? जब हमको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमाइंस का कंपैरिजन करना था। ठीक है, एक्वस मीडियम में। ज्यादा सोचना नहीं बेटा, जितना मैं लिखा रहा हूं उस पर फोकस्ड होकर रहना। मैं आपको जिस स्टाइल के क्वेश्चंस कराऊंगा उसी स्टाइल के क्वेश्चन तुम्हें एक्चुअल एग्जाम में आएंगे। बिल्कुल फोकस्ड होकर सोचना कि मैं क्या करा रहा हूँ, उसके हिसाब से तुम्हें भी एग्जाम में या क्वेश्चन सॉल्व करते समय सोचना है। ठीक है, जबरदस्ती इधर का कॉन्सेप्ट उधर नहीं लगाते। ठीक है, मैं कॉन्सेप्ट वो भी लिख रहा हूं जो हमने नहीं पढ़े। जैसे एक कॉन्सेप्ट का नाम है SIR इफेक्ट। तो स्टेरे के पढ़ा है। पढ़ा है क्या? अरे वाह, फिर भी और इसको पढ़ाऊंगा। एक है SIP इफेक्ट। ये सब वो कॉन्सेप्ट है जो परहैप्स हमने उतना नहीं अभी देखा, ये एक्चुअली बेसिकली हम यूज करेंगे। तो ये, इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं एमाइन इन्वर्जन। ये सब खत्म होगा तो समझ लो बेसिक स्ट्रेंथ खत्म हो गई। ठीक है, तो ये लिख लो, और फिर मैं आपको फैक्टर्स लगा लगा कर दिखाता हूं कि किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे आप उसको सॉल्व। ठीक है, डन सर। ओके। अब देखो, मैं तुम्हें क्वेश्चन लिख के दिखाता हूँ। देखो, ये 3 कंपाउंड्स मैंने लिख दिए। ठीक,
अभी देखना मैं ऐड करता जाऊंगा इन्हीं में, और इतना बेहतरीन तरीके से आपके नोट्स बन जाएंगे, एकदम प्रोसीजर के साथ आपको, मतलब नोट्स भी बनाने हैं और समझना भी है कि बेटा करते कैसे। जैसे ये क्वेश्चन दिया, सबसे पहले तो आप ये चेक कर लो कि क्या कैटेगरी सेम है। तो आप देखोगे कि हर एक एग्जाम्पल में अच्छा एक और बात, जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन यहाँ पर तुम्हें दो वैलेंसी के साथ दिख रहा है, तो बाय डिफॉल्ट एक वैलेंसी किसके साथ होगी यहाँ पर, एच के साथ। एच के साथ। तो ऐसा नहीं है कि वहां लिखना जरूरी है, उसको क्वेश्चन में जरूरी नहीं वो लिख कर दे तुम्हें, ये तुम्हें मान लेना है। तो इसमें नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, इस पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, इस पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, यानी कि हमारी बेसिक साइट ये है। तो पूरे कंपाउंड में कई सारी साइट्स हो सकती हैं, लेकिन मिल करके ये किसी दूसरे से कंपेयर नहीं करते हैं। किसी एक इंडिविजुअल साइट का कंपैरिजन दूसरे कंपाउंड के इंडिविजुअल साइट से ही हो सकता है। अब इस पूरे कंपाउंड में विच साइट इज मोस्ट बेसिक, उसका कंपैरिजन दूसरे कंपाउंड के मोस्ट बेसिक साइट से होगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। जब क्वेश्चन आता है ना राइट द बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, तो ऐसा नहीं कि इसकी इनकम ऐड करके टोटल फैमिली इनकम और फैमिली इनकम इससे कंपैरिजन, नो 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 नो। किसी भी कंपाउंड में अगर कई सारी बेसिक साइट्स हैं, तो पहले तुम्हें विद इन द कंपाउंड चेक करना पड़ेगा कि विच साइट इज मोस्ट बेसिक साइट, उसी को मेन मान करके दूसरे कंपाउंड के बेसिक साइट से कंपैरिजन करना होगा। क्या इतनी बात सबको समझ में आई? यस। ठीक है। तो अब इसमें तो फॉर्चुनेटली सब एक जैसा ही है, मतलब जैसे दो नाइट्रोजन दिए भी है लेकिन वो भी एक जैसे है, तो कोई भी एक साइट आप मान लो। तो मैंने सबसे पहले उन साइट्स को जो सर्कल कर लिया जो आपको कंपेयर करने है ना। अब देखो, सबसे पहली चीज चेक करना है कि ये जो लोन पेयर है ये लोकेलाइज्ड है या डीलोकेलाइज्ड है। ठीक। डीलोकलाइज्ड। हाँ हाँ, अभी मैं सब पहले मेरी पूरी बातें सुन लो, तुम्हें मौका दूंगा करने का, लेकिन पहले सारे बच्चे ध्यान से सुने कि करना क्या है। तो मैंने क्या बोला बेटा, पहली चीज क्या चेक करना है, लोकेलाइज्ड डीलोकेलाइज्ड, या उससे पहले साइट। तो हम मानकर चल रहे हैं कि साइट सबके लिए एक जैसी है, सब में नाइट्रोजन पे यहाँ लोन पेयर आ गया है ना। अब लोकेलाइज्ड है लोन पेयर और डीलोकेलाइज्ड, जस्ट चेक दिस। और जब ये चेक करने के लिए हम लोग गए, तो यहां पर देखो लोन पेयर सिंगल डबल दिख रहा है ना। डीलोकलाइज्ड कब होगा, जब लोन पेयर सिंगल डबल दिखेगा। ठीक। तो यहां पर हम इसके नीचे क्या लिख देंगे, डीलोकलाइज्ड। डीलोकलाइज्ड। इसके नीचे लोन पेयर सिंगल सिंगल, लोन पेयर सिंगल सिंगल, यानी लोकेलाइज्ड। इसके नीचे क्या लिख देंगे, लोकलाइज्ड। लोकेलाइज्ड। अब मोस्टली लोकेलाइज्ड मोर बेसिक, यानी कि आप किसको लेस बेसिक बोल दोगे यहां पर, डीलोकलाइज्ड वाले को लेस बेसिक। थर्ड वाले को, यानी स्ट्रेट आपका ये ऐसा हो जाएगा। इसको सर्कल बना के भी रख सकते हो, हाँ, ऐसा कुछ ये नहीं कि हर बार तुम्हें डबल बॉन्डी बना कर देगा। तो ये लीस्ट बेसिक हो गया, ये क्लियर हो गया। ठीक। यस। अब दो कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनमें दोनों में लोकेलाइज्ड है। तो अगर दो लोकेलाइज्ड हैं तो कंपैरिजन कैसे होगा, तो अब दोनों लोकेलाइज्ड हैं, डीलोकेलाइज्ड कब होता है, जब उसमें रेजोनेंस होता है। हाँ, ये चीज ध्यान रखो। अब दोनों लोकेलाइज्ड है तो आंसर कैसे निकाला जाए, तो उसमें ये चेक किया जाता है बेटा कि बाकी कोई डिफरेंस किस चीज का है। जैसे इसमें देखोगे तो हर जगह तुम्हें CH2 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 दिख रहा है, यानी कि हर जगह ऐसा ग्रुप लगा है जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है वाया इंडक्टिव। रेजोनेंस तो करा नहीं सकता, तो वाया इंडक्टिव क्या चीज हो रही है, तो बोला गया कि वाया इंडक्टिव ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है। जो भी एल्काइल वाली पार्ट होती है ना, चेन वाली पार्ट, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग मान लेते हैं हम। अच्छा,
यहां नाइट्रोजन लगा है, तो नाइट्रोजन क्या होता है? तो एनी ग्रुप अदर देन एल्काइल क्या होता है बेटा? माइनस आई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाया इंडक्टिव, यानी कि ये एक्चुअली में विड्रॉ करेगा। क्या इतनी बात सबको समझ में आई? यस सर। तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हुआ? इफेक्टिवली डिक्रीज। डिक्रीज हुआ। किसके कंपैरिजन में? फर्स्ट के फर्स्ट के कंपैरिजन। कंपैरिजन। बहुत ज्यादा इधर उधर मत सोचना। कई बच्चे उल्टा सीधा करके इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो खुद क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। वो कहते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉन उधर चला गया तो उसका इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, दोनों का बढ़ रहा है। वो इस तरह उल्टी सीधी दिमाग लगाने लगते हैं। इतना सोचने की जरूरत नहीं है किसी भी बच्चे को। जस्ट कंपेयर करो, यहां जितनी भी पार्ट लगी हुई है वो केवल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, जबकि यहां पर ये इसका इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कराएगा और ये इसका इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कराएगा। तो यहां डिक्रीज ही कंसीडर किया जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं। सो आंसर क्या हो जाएगा? दिस ग्रेटर देन दिस। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया बेटा? यस सर। तो हम लोग यहां लिख भी सकते हैं कि चेक इंडक्टिव। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगा है तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। कॉपी कर लो बेटा। यही 3 एग्जाम्पल के साथ मैं एक और ऐड करूंगा। इस तरह सीक्वेंस बढ़ाता चला जाऊंगा सो दैट जितना कॉम्प्लेक्स बन सकता है वो सब डिस्कशन कर लेंगे। ये बेसिक लेवल के क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। बेसिक मतलब बिल्कुल फंडामेंटल। तो इसको कॉपी कर लो बेटा। कोई कंफ्यूजन भी हो तो बोल दूंगा। डन बेटा। यस सर। देखो, अब इसी के कंटिन्यूएशन आप केवल देखते जाइए। अगेन राइट बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। वही कंपाउंड्स मैं पिक करता हूं। देखो, ये 4 कंपाउंड्स दे दिए। अपना पहला काम क्या है बेटा? साइड चेक करना। साइट। साइड चेक करना। तो साइट सेम हो गई है ना, सब में नाइट्रोजन इज द साइट। ठीक। दूसरा काम क्या है? लोकलाइज्ड या डीलोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड या डीलोकलाइज्ड ये पता करना है। तो आप देखोगे तो लोन पेयर सिंगल डबल यहां दिख रहा है ना, तो इसके नीचे क्या लिख देंगे? डीलोकलाइज्ड। डीलोकलाइज्ड। क्या कहीं और भी डीलोकलाइज्ड है? सर थर्ड वाले में। थर्ड वाले में लोन पेयर सिंगल डबल दिख रहा है, राइट? यस सर। ये मिस्टेक हो जाएगी बेटा। अगर आप चेक करोगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रेजोनेंस, तो उसमें एक पॉइंट मैंने ये लिखाया है बेटा कि हाँ सर, लोन पेयर नाइट्रोजन डबल का है ट्रिपल। लोन पेयर रेजोनेंस में कब नहीं जाता? जब नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड होता है और उस पे लोन पेयर रखा हो। तो मोस्टली ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या बोलते हैं कि लोन पेयर इज परपेंडिकुलर टू पाई क्लाउड। दैट इज वाई लोन पेयर डज नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस। क्या याद है तुम्हें?
यस वो सब प्लेनलिटी लूज कर देते. नो रेजोनेंस. क्यों? बिकॉज ऑर्बिटल ऑफ लोन पेयर इज परपेंडिकुलर टू पाई क्लाउड. ये स्टाइल हम लोगों ने लिखा हुआ था. जाकर आप चाहिए तो वीडियो लेक्चर भी देख सकते हो या अपने नोट्स रिफर करो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट रेजोनेंस में. यानी कि भले ही तुम्हें ये लोन पेयर सिंगल डबल दिख रहा है, बट एक्चुअली में ये जो पाई क्लाउड है यहाँ का जो रेजोनेंस आपस में कर रहा है, उसके परपेंडिकुलर चला जाता है इसका ऑर्बिटल. ठीक, तो इसका मतलब ये हमारे लिए क्या हो गया? लोकलाइज्ड. लोकलाइज. यही तो डिफिकल्टी है इस क्वेश्चन की. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस केस को भी क्या बोल देंगे? डीलोकलाइज्ड, जबकि ये है एक्चुअली में क्या? लोकलाइज्ड. ये एडवांस लेवल की तरफ हम लोग बढ़े. अभी और डिफिकल्ट क्वेश्चन कराऊंगा आपको, बट आप इस लेवल को ट्राई टू अंडरस्टैंड कि डिफिकल्टी कहां पर है, कहां बच्चा फंस जाएगा, स्टूडेंट कहां पर फंस जाएंगे आंसर निकालने में. वो इसको भी क्या लिख देंगे? डीलोकलाइज, जबकि ये हमारे लिए लोकलाइज्ड है. अब ये भी लोकलाइज्ड है, ये भी लोकलाइज्ड है. ठीक, इतना करने में किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन बेटा? नो सर. नो. देखो, तो आउट ऑफ 4 3 लोकलाइज्ड है और एक डीलोकलाइज्ड आया. तो हम लोग मोस्टली क्या बोलते हैं बेटा कि जो डीलोकलाइज्ड होगा दैट विल बी लेस बेसिक. तो एक ही डीलोकलाइज्ड है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो हम लोग सीधे सीधे उसको लास्ट में डाल देंगे. ये हमारे लिए लास्ट में आ जाएगा. ठीक है, अब बाकी कैसे करें? तो नॉर्मली हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट चेक करते हैं. नॉर्मली हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट चेक करते हैं आफ्टर दिस कॉन्सेप्ट. लोकलाइज डीलोकलाइज मतलब रेजोनेंस. लोकलाइज डीलोकलाइज का मतलब रेजोनेंस कॉन्सेप्ट. और इसके बाद इंडक्टिव चेक करते हैं. बट बी केयरफुल, अगर डबल बॉन्डेड एटम पे लोन पेयर है और सिंगल बॉन्डेड एटम पे लोन पेयर है, तो उसका आंसर इमीडिएट ऐसे ही आ जाता है. कैसे? तो उसमें हम लोग कहते हैं कि ये जो नाइट्रोजन है ये है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, व्हाइल दिस नाइट्रोजन इज sp. ये एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना बेटा. ये स्पेशल कॉन्सेप्ट है और अपने सिलेबस में मोस्टली क्वेश्चंस तुम्हें नाइट्रोजन बेस्ड ही आएंगे. नाइट्रोजन विल बी द बेसिक साइड ज्यादातर कंपाउंड्स में और कंपैरिजन. तो इसलिए बड़ा फोकस्ड होकर आप सुनो. तो डबल बॉन्ड आपको रट भी लेना बाद में कि डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन यूजुअली लेस बेसिक देन डबल बॉन्डेड एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्डेड. यहां पर तीनों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई हो रही है. यहां पर एक डबल बॉन्ड आ गया या पाई बॉन्ड आ गया, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. ये क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बेटा? एस कैरेक्टर किस पे ज्यादा है? sp2. हाँ, तो ये केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग पढ़ते हैं एस कैरेक्टर मोर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है मोर केपेबल ऑफ होल्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. और जो होल्ड करेगा वो देगा नहीं, देगा नहीं तो सामने वाला उसको बेसिक नहीं बोलेगा. तो इसको आप डायरेक्टली रट सकते हैं लेस बेसिक. तो हम लोग क्या रट्टा मार सकते हैं यहाँ पर कि sp2 नाइट्रोजन इज लेस बेसिक देन sp3 नाइट्रोजन. ऐसे भी याद कर सकते हो. कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ लिख दिया, बट एग्जाम में तो फटाफट आंसर निकालना है. डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन लेस बेसिक देन सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन. खत्म. क्या इतनी बात समझ में आई सबको? यस सर. ठीक. अब ये पता चल गया अपने को यहाँ पर आंसर में रखना है. इन दोनों का पहले ही कंपैरिजन कर चुके हैं बिकॉज ये दोनों लोकलाइज्ड है और कोई डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन वाला स्टाइल भी नहीं है. तो प्योर इंडक्टिव पे आंसर होगा. और यहाँ विड्रॉइंग है, यहाँ रिलीजिंग है, तो रिलीजिंग वाला मोर बेसिक. क्या सबको मेरी बातें समझ में आई? यस.
अगर देखो आप लकी हुए तो एग्जैक्टली यही आ जाएगा जो मैं करा रहा हूं आपको क्वेश्चंस। ठीक है, हो सकता है कि भाई इसके बदले कोई दूसरा कंपाउंड डाल दे, इसके बदले कोई दूसरा कंपाउंड डाल दे जिसमें इसी स्टाइल की चीज हो, है ना। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस के साथ आपको हो सकता है ऐसे ही क्वेश्चंस मिल जाए, लेकिन अपने को क्वेश्चंस के साथ साथ कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है। हाँ, क्योंकि एडवांस में कुछ भी हो जाए कॉन्सेप्ट्स पे ही रहने वाले, और हमें पूरे कॉन्सेप्ट्स कवर करने हैं। इसको कॉपी कर लो बेटा, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। डन बेटा। No, sir. Done, sir. डन, सबने कॉपी कर लिया बेटा। Yes, sir. आप सब लोग सारी चीजें अच्छे से नोट्स बनाते जाइए। एक बात मैं सब सारे स्टूडेंट्स को समझा दूं, आप ये मानकर मत चलना बेटा कि जब आप कुछ वीडियो देखते हो या कोई लेक्चर अटेंड करते हो, नोट्स बनाते हो, नोट्स को रीड करते हो, तो ये मानकर नहीं चलना है, स्पेशली ये एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपको 100% आ जाएगा तभी आप पढ़ेंगे। ठीक, बहुत बच्चों को ऐसा होता है कि उन्होंने रीड किया कोई चीज और कम समझ में आई, है ना। लेट अस से रीड किया पूरे नोट्स आज के, और उसका केवल 60% ही उन्हें समझ में आ रहा है। तो इस ये तो वो लोग क्या होते हैं, डिप्रेशन में जाने लगते, उनको लगता है कि हमें कम समझ में आ रहा, अब हम क्या करें, पढ़ें कि नहीं पढ़ें, उतना समझ में नहीं आ रहा है। मैं सबको एडवाइस करता हूं, गिव अप नहीं करना है। अगर आपको 40% भी आ रहा है, 30% भी आ रहा है, कंटिन्यू करना। आज 30% आ रहा है, कल 40 आएगा, 50% आएगा, 60% आएगा, 70% आएगा। और जेई एडवांस का पेपर जब हम एग्जाम में करते हैं ना, वहां 100% कोई नहीं करता। इस बात को समझ लो, अगर आपका 35-40% पेपर हो जाता है सही सही, तो आप सिलेक्ट हो जाते हैं। तो जो बच्चे अभी किसी को 50% आया समझ में या 60% आया समझ में, वो गिव अप कर देते हैं। वो बोर्ड वाली स्टाइल में रहते हैं, उनको लगता है कि जो पढ़ो वो पूरा आना चाहिए, नहीं तो इसका मतलब हमें समझ में नहीं आ रही है चीजें। ऐसा नहीं है, गिव अप नहीं करना है। आप लगातार नोट्स बनाते जाइए, लगातार जो टीचर बोल रहा है उसको सुनिए, पढ़िए, करिए। 100% आ जाए तभी आप आगे मूव करेंगे, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, सो बिल्कुल आपको ये नहीं। फिर उसमें क्या होता है, पैनिक करने लगते हैं, उनको लगता है कि कोई दूसरी बुक बता दी जाए मुझे, जो जिसको पढ़ के मुझे सब समझ में आने लगे। नहीं, कोई ऐसी बुक नहीं है। इधर उधर के चक्कर में नहीं पढ़ना है, नोट्स को लगातार बनाना है, लेक्चर्स को स्किप नहीं करना है। ठीक है, जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो सब तुम कर पाओगे। ठीक है, और मैं बार बार बोल रहा हूं कि हम लोग जो है एज अ स्टूडेंट, जब हम जे एडवांस के लिए एग्जाम में प्रिपेयर करते हैं, वहां भी पेपर देते हैं, तो हम 100% वहां नहीं करते हैं। 100% क्या, अगर 80-85% कर दोगे तो आप टॉपर वाली रैंक के लिए फाइट करना शुरू कर दोगे। तो ये बोर्ड एग्जाम नहीं है जिसमें 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे और 9 आने पे हमको बैड फीलिंग्स आती थी। तो जितना भी आपको आ जाए उसमें आप परेशान नहीं होना। हाँ, आप एक बार और रीड कर लो, कहीं पर जरूरत पड़े तो कुछ चीजों को याद कर लो। ये मत सोचो कि ये बिल्कुल ही समझ में आएगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, ऐसा नहीं है। आई होप आप सब मेरी बातें समझ रहे हो कि इट हैपेंस मेनी टाइम्स विद मेनी स्टूडेंट्स। वो डिप्रेशन में जाने लगते हैं और फिर छोड़ देते हैं पढ़ना, वहीं पर समझ लो ब्लंडर हो जाता है। छोड़ना नहीं है, नोट्स लगातार बनाए। आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 4 आ गए, इट्स ओके, अटेम्प्ट करना मोर इंपॉर्टेंट। फिर टीचर से जब डिस्कशन होगा तो बाकी क्वेश्चंस भी आ गए, वेरी गुड।
कोई एक आध क्वेश्चन ऐसा आया बिल्कुल ही टीचर के समझाने पर भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, उसको छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, खत्म कहानी। ठीक है, चलो गाइस, अभी जैसे एक कॉन्सेप्ट मैंने अभी अभी आपको बताया, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे बेसिक स्ट्रेंथ प्रेडिक्ट कर, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लिखता हूं आपको। राइट बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर फॉर क्या आंसर बता सकते हो बेटा? सेकेंड्स में आपको आंसर आना चाहिए बेटा। एनीवन? सर थर्ड ग्रेटर देन सेकंड ग्रेटर देन फर्स्ट। बस हो गया, थर्ड ग्रेटर देन सेकंड ग्रेटर देन फर्स्ट, सेकंड्स का क्वेश्चन है ये। कैसे? माइंड में सब कुछ किया हमने, ये चेक किया कि कैटेगरी सेम है कि नहीं है, फिर हमने दूसरी चीज चेक की कि लोकलाइज डीलोकलाइज है कि नहीं है, तो एक्चुअली में सारे के सारे ये लोकलाइज्ड हैं, है ना, ये वाला फैक्ट चीज भी चेक कर ली। फिर हमने चेक किया कि कहीं ये डबल बॉन्डेड एटम और सिंगल बॉन्डेड एटम लोन पेयर वाला केस तो नहीं है, तो यहाँ तो ट्रिपल बॉन्डेड भी निकल गया। ये हमारा क्या है बेटा? sp हाइब्रिडाइज कार्बन से आया ये वाला, sp2 वाले से आया है, ये किससे आया? sp3 वाले से। तो अब फिर वही क्राइटेरिया है ना कि sp कार्बन या sp एटम having lone pair will be less basic than sp2 atom having lone pair, less than sp3 atom having lone pair, लेकिन एटम मस्ट बी सेम, याद रखना है ना, ये नहीं कि इधर वाला कार्बन है और इधर वाला नाइट्रोजन ले लिया आपने, एटम मस्ट बी सेम। सेकेंड्स में आपको आंसर आ गया बेसिक स्ट्रेंथ के लिए, तो आंसर ये हो गया। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है बेटा? एनी कंफ्यूजन? नो सर। No. अब देखो एक और कंटिन्यूशन में चीज लिखूंगा। क्वेश्चन आया, राइट एसिडिक स्ट्रेंथ, राइट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर फॉर, क्वेश्चन ये दिया हुआ था। आपको नहीं लगता ऊपर वाले से काफी मैच करता हुआ है? तो एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए याद है आपको क्या करते थे? कॉन्जुगेट बेस बनाते थे, याद है? Yes, sir. और फिर कॉन्जुगेट बेस का हम लोग क्या चेक करते थे? उसकी बेसिक स्ट्रेंथ। Yes, sir. तो कॉन्जुगेट बेस HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, H2C डबल बॉन्ड CH माइनस, H3C CH2 माइनस, और कॉन्जुगेट बेस का बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अपने को पता है, ऊपर वाले लाइन से ही पता चल गया। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर सेकंड्स में आप नहीं लिख दोगे? अपोजिट ऑफ कॉन्जुगेट बेस ऑर्डर। कॉन्जुगेट बेस ऑर्डर। वेरी गुड बेटा। देखो इस तरह के क्वेश्चन यहां से भी सॉल्व हो गए। ऑल्दो मैंने बड़ा सा ऑर्डर आपको लिखाया है एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए कैटेगरी में, उसमें इसका ऑर्डर वहां भी लिखा हुआ है, बट कॉन्सेप्चुअली भी आपको आ गया है ना, तो ये भी कॉपी कर लो बेटा। Sir, can you show on the last slide? लास्ट स्लाइड, ये तो अभी सबने कॉपी कर लिया था कि नहीं?
डन सर। डन सर। ओके गाइस, अभी हमने एक खास चीज लर्न की थी कि डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन जो है वो सिंगल बॉन्डेड अगर सारे हैं उसके नाइट्रोजन से लेस बेसिक होगा। यही लर्न किया था हमने, प्रोवाइडेड दोनों क्या हों, लोकलाइज्ड। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अ वेरी वेरी स्पेशल एग्जांपल, और वो कुछ इस तरह से लिखते हैं हम लोग। जैसे मान लो ये एग्जांपल दिया मैं, ठीक। इस एग्जांपल में सबसे पहले तो ये बताओ कहां कहां बेसिक साइट है। क्या इस कंपाउंड में एक ही बेसिक साइट है और यू हैव मोर देन वन बेसिक साइट्स? मोर देन मोर देन वन। सबको दिख रही होगी कि ये नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर और ये नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है। तो पहले तो अपनी फैमिली में ये पता करना है कौन सबसे ज्यादा अमीर है, यानी विद इन द कंपाउंड ये पता करना है कि ज्यादा अच्छा बेसिक साइट कौन है, क्योंकि उसी को फाइट के लिए भेजोगे दूसरे कंपैरिजन। ठीक है, अब बताओ बेटा इसमें बेटर बेसिक साइट कौन सा है विद इन द फैमिली, विद इन द कंपाउंड? NH वाला लोन पेयर या NH2 वाला लोन पेयर? NH2 वाला। यहां पर धोखा खा गए तुम। विद इन द फैमिली भी सोचो, विद इन द फैमिली भी सोचो कि कहीं लोन पे रेजोनेंस में तो नहीं जा रहा है। जैसे ही लोन पे रेजोनेंस में गया उसका बेसिक स्ट्रेंथ कम हो गया। क्या तुम देख पा रहे हो? हाँ सर। यानी विद इन द फैमिली कौन सी साइट बेसिक साइट ज्यादा अच्छी हुई? NH में। एच। इसके नीचे लिख देंगे डीलोकेलाइज्ड, है ना। हाँ सर। तो इस सडनली ये बेसिक स्ट्रेंथ खराब हो गई इसकी, तुमने इस पे नजर डाली खाली, तुमने ये नहीं देखा कि मैंने नीचे क्या लिखा हुआ है। ये जबकि क्या है, लोकेलाइज्ड है। तो एक लोकेलाइज्ड नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो टी लोकेलाइज्ड है, तो ज्यादा बेसिक होगा। ये हमारी मेन साइट होगी कंपैरिजन करने के लिए। याद रखना इस कंपाउंड की मेन बेसिक साइट ये वाली है। इज इट क्लियर? यस सर। ये हो गया। अब ये मेन बेसिक साइट हो गई, इसका कंपैरिजन करना है दूसरे किसी से। ठीक, मान लीजिए कि मैंने इसी से कंपेयर कर लिया, ये जो दिया हुआ है। तो एक स्पेशल चीज जानते हैं क्या है, कि ये कंपाउंड भले ही नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड वाला है लेकिन फिर भी इससे ज्यादा बेसिक होता है। ये जो कंपाउंड है इसको कहते हैं एमाइडीन, AMIDINE। जानते हैं मैं नाम क्यों लिख रहा हूं? जानबूझकर नाम लिख रहा हूं कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ये तो पहचानोगे, अच्छा 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 ये तो शाहरुख खान से मैच करता है, तो बहुत ही ये तो स्टार है इस टाइप का, कि एमाइडीन से मैच करता हुआ ये तो कंपाउंड। जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली यही दिया, मान लो CH3 के बदले CH2CH3 लिख दिया, स्टाइल ये वाली वही है, तो हम इसको मान लेंगे अच्छा ये एमाइडीन वाली स्टाइल से सॉल्व करना है। ये बहुत ही ज्यादा बेसिक कंपाउंड होता है। उसका रीजन क्या समझ में आता है बेटा? एक तो इसके पास ये नाइट्रोजन लोकेलाइज्ड है, उल्टा यहां से भी इसको लोन पेयर मिल पा रहा है। विजुलाइज कर पा रहे हो? तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास तो है ही है, उल्टा कहीं और से भी इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सडनली रेजोनेंस के थ्रू ड्रॉप, मतलब इस पे आके बढ़ जाती है। क्या इतनी बात समझ में आई? यस। है ना, ये कोई सिंपल वाला डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन नहीं है, ये एक स्पेशल डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन है जिसका लोन पेयर तो लोकलाइज्ड है, प्लस कहीं और से भी लोन पे रेजोनेंस करता हुआ इसके ऊपर ड्रॉप होता है, इससे इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सडनली बढ़ जाती है। तो ये एक स्पेशल कैटेगरी वाला बेस है जिसमें डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन तो है बट उसकी बेसिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, और वो आपको ऐसे नजर आए। समझ में आया? ठीक, तो यस। आप, हाँ, ये आप इसको लिख भी सकते हैं, एमाइडीन टाइप कंपाउंड, उनका ये डिस्कशन था। तो ये लिख लो, फिर मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आप देखो उसका आंसर प्रेडिक्ट कर पाते हो कि नहीं।
डन। ओके, देखो, राइट, बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर फॉर फॉलोइंग कंपाउंड। देखो, मैंने जो आपको क्वेश्चंस दिए दे रहा हूं, करवा रहा हूं, वो इस बात को ध्यान रखते हुए कि लेवल बढ़ता चला जा रहा है। ये मत समझ लेना कि हमेशा क्वेश्चन इसी स्टाइल के इतने ही डिफिकल्ट आएंगे। क्वेश्चन नॉर्मल भी होंगे कि खाली तुमने देखा यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है, ये ज्यादा बेसिक है, ये कम बेसिक है, इस टाइप के भी आएंगे। मैं आपको एकदम लेवल अप, एकदम अलग टाइप की कॉन्सेप्ट जो जो है वो सब करा रहा हूं, ठीक है। सो इसमें जैसे मैंने अगर लिख कर दे दिया एग्जैक्टली सेम मैनर में, ये एक और स्पेशल कंपाउंड है, इसको हम लोग गुआनिडिन बोलते हैं। ऐसा कोई नाम की जरूरत नहीं है, लेकिन जो स्पेशल कंपाउंड्स होते हैं मैं जानबूझ के उनके नाम लिखता हूँ। इससे क्या, अगर उस जैसा कोई कंपाउंड आ गया ना, तो आप देखते ही पहचान जाओगे। आंसर बताने से पहले आप सोच लो, हाँ। सबसे पहली चीज आपको देखनी है क्या, कैटेगरी। सही। हाँ, कैटेगरी। और कैटेगरी अगर सेम है तो साइट जो है उसको आप सर्कल कर लो, क्योंकि फैमिली के अंदर भी यानी विद इन द कंपाउंड भी दो तीन साइट हो सकती है। और फिर आपको चेक करना है लोकलाइज डी लोकलाइज। ठीक है। फिर कोई डबल बॉन्डेड आटम है, सिंगल बॉन्डेड आटम है, उस पे भी वो कॉन्सेप्ट बेस्ड है। और जब सब एक जैसा हो जाए तो इंडक्टिव है ना। इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन तुम्हारे किसी भी एग्जाम में अभी तक नहीं पूछा गया, बस सामने लिखा हुआ, ये सब कुछ कवर करता है। मैंने तो 6 दे दिया, पूरी कंपाउंड्स आते एग्जाम। सर हो गई। यू कैन राइट योर आंसर इन चैट बॉक्स बेटा, एवरीवन। वेरी गुड, वेरी गुड उदय, भार्गव, वेरी गुड। विघ्नेश, वेरी गुड। गाइस, गजानन, वेरी गुड। अब डिस्कशन कर लेते हैं इसका।
देखो सबसे पहली चीज है साइट। तो ये दो कंपाउंड तुम्हें लगते नहीं स्पेशल वाले, यस जिसमें डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन तो है लेकिन वो स्पेशल साइट है, क्योंकि उस पे एक्स्ट्रा रेजोनेंस करके भी इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहा है, और इसमें दो दो आ रहे हैं। गुआनिडीन इसीलिए मैंने लिखा, जबकि एमाइडिन वाले केस में कितना आ रहा था, एक ही आ रहा था, है ना। तो इसका मतलब ये तो इससे ज्यादा बेसिक है। अच्छा, ये दोनों इतने ज्यादा बेसिक हो जाते हैं क्योंकि ये लोकलाइज्ड भी और एक एक्स्ट्रा लोन पेयर भी इनके ऊपर ड्रॉप होता है, तो ये बाकी सबसे ज्यादा बेसिक होंगे। और इनका ऑर्डर तो हम देखो पहले ही प्रेडिक्ट कर चुके हैं बेटा, है ना। ये डीलोकेलाइज्ड है, जबकि ये सारे एग्जाम्पल्स अपने जो थे सब जगह यहाँ पर लोकेलाइज्ड, 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 ये सब के सब लोकेलाइज्ड हैं। तो ये हम पहले ही कर चुके हैं, है ना। इन सब में क्या करना था, डीलोकेलाइज्ड, लीस्ट बेसिक, तीन लोकेलाइज्ड थे, तीन लोकेलाइज्ड में ये sp2 नाइट्रोजन है ना। तो लेस बेसिक देन sp3 वाला नाइट्रोजन। अब बस यही था एक्सेप्शनल केस की ये भी sp2 थे, लेकिन ये स्पेशल केस को बिलोंग कर गए दोनों एग्जाम्पल। और फिर यहाँ तो बहुत ही आसानी से आपने आंसर निकाल लिया। तो मैंने जानबूझकर ये पूरा का पूरा ऑर्डर में ही दिया था कि आप एग्जाम में के लिए जब याद रखें ना, तो आपको माइंड में सही वाली चीज ही वो सीक्वेंस में नजर आए। तो एग्जाम में आपको बाई चांस कुछ कॉन्सेप्ट भूल भी गए, स्टिल यू विल बी एबल टू राइट द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको कॉपी कर लो बेटा। बेटा आई एम वर्किंग हार्ड फॉर यू, आई होप आप भी अपना खूब सारा मेहनत करेंगे। ठीक है, ट्राई करेंगे। और फिर जैसे मैंने बताया कि आप घबराना नहीं है, अगर आप 50-60% भी ग्रास्प कर पा रहे हो तो गिव अप नहीं करना है। कोई भी ऐसा नहीं कि 100% ही करके चल जाएगा तभी वो आगे बढ़ पाएगा, ऐसा नहीं। आपको अटेम्प्ट करना है, रीड करना है सब चीजें, फिर जितना आप मैक्सिमम ग्रास्प कर पाते हैं उतना अच्छी बात है, कंटिन्यू करना उसको आगे। डन सर। ओके, देखो ये एक यू नो जनरल कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस कर लिए डेसिगेशन निकालने के लिए। आप कुछ स्पेशल अलग से जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे आप लिखिएगा SIR। और SIR इफेक्ट क्यों पढ़ना पड़ रहा हमें, उसके लिए एक्सपेरिमेंटल डेटा है। क्या है डेटा, N, डाई मिथाइल 2,4,6 ट्राई मिथाइल, या ट्राई मिथाइल के बदले ट्राई नाइट्रो लिखते हैं। ट्राई नाइट्रो एनिलीन इज यू नो 4,000 या 4,000, ये तो 40,000 हुआ, हाँ 40,000 टाइम्स N, dimethyl 2,4,6 trinitroaniline is 40,000 times, 40,000 times, more basic than 2,4,6 trinitroaniline। ये स्टेटमेंट है, ठीक। अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं जरा। ये नाइट्रोजन है, इस पे 2 मिथाइल लगा दो तो N, डाई मिथाइल हो गया। और यहाँ NO2 लगा दो, यहाँ NO2 लगा दो, यहाँ कोई और भी ग्रुप हो सकता है ना। कॉन्सेप्ट पे हमको ध्यान देना है, ग्रुप पे इतना ज्यादा फोकस नहीं करना है। फिर एक सिंपल ऐसा लगा दिया मैंने, ये ले लिया। वो कहता है ये 40,000 तो चलो उसको भूल भी जाओ, केवल इतना ध्यान दो कि ये इससे बहुत ज्यादा बेसिक है।
क्या आप सब समझ पा रहे हैं? स्टेटमेंट ये कह रहा है हमें Yes. ये बताना है क्यों, है ना? तो ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि नाइट्रोजन इज अ स्मॉल एटम। नॉर्मली क्या होता है, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर होता है वो लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस करता है इस तरह से, तो इसको कहते हैं डीलोकलाइज्ड, राइट? और डीलोकलाइज्ड होने से उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है बेटा? कम हो जाता है। कम। यहां पर भी तो लोन पेयर सिंगल डबल मिलेगा, बट यहां पर हम लोग क्या बोल देंगे कि बिकॉज नाइट्रोजन इज सराउंडेड बाय मेनी ग्रुप्स, एज अ रिजल्ट नाइट्रोजन लूजेस इट्स प्लेन ऑफ बेंजीन रिंग। तो अगर प्लेनैरिटी लूज हो जाएगी तो रेजोनेंस स्टॉप हो जाएगा, और रेजोनेंस स्टॉप हो गया तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या हो जाएगा? Localized. Localized. लोकेलाइज्ड। बस इतनी कहानी है कि इसका रेजोनेंस के थ्रू वो नहीं हो पाता डीलोकलाइजेशन। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे कि यहाँ पर ड्यू टू क्राउड नाइट्रोजन लूजेस प्लेन ऑफ बेंजीन रिंग, सो it fails to undergo resonance with benzene, to show resonance with benzene। इसी को कहते हैं बेटा SIR इफेक्ट, मतलब स्टेरिक इनहिबिशन, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस या टू रेजोनेंस। मैंने एक आध और एग्जांपल्स पहले बताए होंगे, अभी मैं नहीं लिख रहा हूं उसको जानबूझ करके, बिकॉज कंफ्यूजन हो जाएगा, नहीं तो हमारा पूरा फोकस बेसिक स्ट्रेंथ पे है। इसको लिख लो बेटा। So can you क्या बोला बेटा? कैन यू, उसके आगे कुछ समझ में नहीं आया। आप इसको ऐसे समझो बेटा, क्राउडिंग का इफेक्ट अगर आपको कम समझ में आया तो आप ऐसा सोचो कि एक बेंच पर दो लोग बैठे हुए हैं, तीन लोग बैठते हैं मान लो, है ना? एक बेंच पे ऐसे तीन लोग बैठे हुए हैं, और फिर क्या हुआ कि समझ लो कि ये जो बीच वाला बंदा है इसको किसी बहुत मोटे बंदे ने रिप्लेस कर दिया, तो किसको प्रॉब्लम हो जाएगी बताइए? Third one. ये जो किनारे बैठे हुए लोग हैं इनको थर्ड प्रॉब्लम को? होगी। किनारे वालों को हो सकता है एक आध कोई गिर जाए, नीचे चला जाए। इसको कहते हैं क्राउडिंग इफेक्ट। या आप ऐसा बोलो कि बीच में आकर के तीन लोग और बैठ गए, एक तो पहले से ही था, तो जो फिर किसको प्रॉब्लम होगी? किनारे वालों को। वो प्लेन से बाहर चले जाएंगे बेंच, और वो गिर जाएंगे। आई होप आप मेरी बात समझ पाए। इसको कहते हैं क्राउडिंग इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट। कि स्टेरिक इफेक्ट जो है कब होता है? जब ज्यादा क्राउड कम स्पेस पे आ जाए। तो नाइट्रोजन एक छोटा सा एटम है, उसके चारों तरफ इतना ज्यादा क्राउड होने से क्या होगा? उसकी प्लिनैरिटी खत्म हो गई नाइट बेंजीन रिंग के साथ। एज अ रिजल्ट उसका क्या हुआ? इसका नाइट्रोजन का लोन पेयर का रेजोनेंस स्टॉप हो गया बेंजीन के साथ, वही लिखा हुआ है। और रेजोनेंस स्टॉप होने से क्या हो गया? ये लोकलाइज्ड लोन पेयर हो गया। लोकलाइज्ड लोन पेयर होने की वजह से इसका बेसिक स्ट्रेंथ सडनली बढ़ गया। ठीक है? Should I remove this beta? नो सर। No, sir. Done beta? Yes, sir. यस सर। Okay.
अब इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग लिखेंगे जो डिफरेंट है, दैट इज SIP इफेक्ट। SIP क्या होता है? इसको बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन फॉर प्रोटोनेशन। स्टेरिक इनहिबिशन फॉर प्रोटोनेशन। एकदम घरेलू एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे मान लो कि जैसे मान लीजिए कि आप ये हो, है ना, और ये आपके पेरेंट्स खड़े हुए हैं आपके आजू बाजू, है ना, और कोई शरारती पर्सन जो है वो आपको पीटने के लिए आ रहा है। जैसे ही वो अपना हाथ बढ़ाएगा तुम्हें थप्पड़ मारने के लिए, पेरेंट्स क्या करेंगे बेटा? उसे रोकेंगे। उसे रोकेंगे, या ऐसा बोलो तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। यस और नो? यस। तुम्हारे बगल में ही पेरेंट्स खड़े हुए हैं, तो तुम्हें वो प्रोटेक्ट करेंगे। प्रोटेक्ट करने की वजह से तुम्हें प्रोटेक्शन मिला, तो क्या ये बंदा तुम्हें पिटाई तुम्हारी कर पाएगा? नो सर। नहीं। ठीक, अब आप ध्यान से देखना कि ये था तुम्हारे पास एनिलीन, ये एनिलीन है, राइट। और इट हैज बीन फाउंड कि अगर एनिलीन में यहां ग्रुप्स लगा दो तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है वो नॉर्मल एनिलीन के कंपैरिजन में कम हो जाती है। तो किसी ने पूछा भाई क्यों कम हो जाती है? तो बोला ऐसा गया कि भाई मान लीजिए कि H+ जो है वो इस पे अटैक करने आना चाहता है, इस पे भी H+ अटैक करने के लिए आ रहा है। डिफरेंस इन दोनों में ये हुआ कि यहाँ एक ग्रुप लगा है जो अपने क्राउड की वजह से या स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से H+ के अटैक को क्या कर देगा बेटा? रोक कम दो। कर देगा। मेरी बात यहां तो ओपन है, ऐसी कोई प्रोटेक्शन इसको नहीं मिल रही, तो यहां पर H+ इज मोर केपेबल ऑफ अटैकिंग, यहां पर H+ इज लेस केपेबल ऑफ अटैकिंग। इसी को कहते हैं स्टेरिक इनहिबिशन फॉर प्रोटोनेशन। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? थोड़ी यस। बहुत। ये अलग सा कॉन्सेप्ट है, बट इसको तुम अपने इस ये जो मैंने घरेलू एग्जाम्पल है इसके बेसिस पे तुम समझ सकते हो कि H+ अटैक अगर नहीं कर पाएगा तो H+ क्या फीडबैक देगा? H+ यही फीडबैक देगा ना कि सामने वाला कंपाउंड लेस बेसिक है, क्योंकि अगर वो बेसिक ज्यादा होता तो मैं उस पर अटैक कर पाता। सिंपल सी बात। तो H+ is less capable of attacking in the second case because of steric inhibition. Steric inhibition, इसीलिए बेसिक स्ट्रेंथ इज डिक्रीज्ड। थोड़ी बहुत मेरी बातें समझ में आई बेटा? यस सर। और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, तो एक्सपेरिमेंटल डेटा ही समझ लो, वो मैं लिख देता हूं। इससे तुम्हें क्या होगा कि ये क्लैरिटी होगी, अच्छा यहां पर स्टेरिक इनहिबिशन लगा, जैसे कि ये बाकी मतलब चीजों के ऑर्डर नॉर्मल तरीके से ही सोचेंगे, खाली वो जो एक्सेप्शनल नजर आएगा वो तुम बोल दोगे अच्छा ये तो स्टेरिक इनहिबिशन की वजह से, SIP की वजह से। तो देखो इसमें ये एनिलीन है और इसके इधर ग्रुप लग गया है, एक भी ग्रुप लगेगा तो भी चलेगा बड़ा, उसका इफेक्ट कम होगा वो रिलेटिव टू 2 ग्रुप्स, लेकिन ये भी चलेगा। तो यहाँ पर मुझे जी नहीं यहाँ NO2 लगाना है। तो आप देखो यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा कि ये लास्ट में क्यों रखा गया, तो वन ऑफ द रीजंस इज SIP इफेक्ट। ठीक है, और एग्जांपल देखो बेटा, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, आप बाकी सबका ऑर्डर नॉर्मल सोच सकते हो कि ये क्यों कम बेसिक है, ये ज्यादा क्यों है, ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। ये एक्सेप्शनली अलग हो गया क्योंकि इसमें अंदर कौन सा इफेक्ट आ गया? SIP। सर वो सेकंड NO2 मतलब सर मेटा पोजीशन पे इसलिए कम इफेक्ट दिखाएगा। हाँ, NO2 यहाँ पर होने से क्या हो गया कि और ज्यादा विड्रॉ करेगा रेजोनेंस के थ्रू, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ और कम हो गई। यस। बाकी जगह नॉर्मल सोचेंगे बेटा,
अचानक से इसका लास्ट में जो आया है उसका रीजन किस वजह से देते हैं बेटा? SIP की वजह से। और ये जो मैं एक्सपेरिमेंटल डेटा दे रहा हूं, हो सकता है तुम्हें ये डायरेक्टली एग्जाम में मिल जाए। देखो ये वाला एग्जांपल भी देखो बेटा, CS3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ना, तो आइडियली CS3 वाले केस में यहाँ पर तुम्हारा बेसिक स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए? बढ़ जानी चाहिए। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है ना नाइट्रोजन की, तो एज अ रिजल्ट इसकी बेसिक स्ट्रेंथ जो है बढ़ जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर देख लो लास्ट में आ गया डेटा में, क्यों आया होगा? आंसर है SIP। पूरा याद रखना SIP बोलना है, क्योंकि इस तरीके बोलना शुरू करेंगे तो कई बार बाई मिस्टेक SIR वाला हो जाएगा। तो ये SIP है, तो ध्यान से देने वाली बात है। इसका एक एक्सेप्शनल एग्जाम्पल है, उसको मैं अलग कलर से लिख देता हूं, इससे क्या मिस्टेक होने के चांसेस कम होंगे। ऑल्दो SIP इफेक्ट है, लेकिन वो लास्ट में नहीं गया। मतलब ये जो एग्जाम्पल है इसमें ध्यान से देखोगे तो SIP तो यहां हुआ, लेकिन वो लास्ट में कम हुआ, डिक्रीज हुआ बेसिक स्ट्रेंथ, लेकिन उतना नहीं हुआ कि लास्ट में पहुंच जाए। तो ये एक्सेप्शनल एग्जाम्पल है तुम्हारे लिए, ठीक है? यस एक्सेप्शनल एग्जाम्पल है। तो जनरली ऐसी सिचुएशन जहां पर लोन पेयर के थ्रू वो रिलीज कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, और इंडक्टिव के थ्रू विड्रॉ कर रहा है, राइट? तो ये रेजोनेंस के थ्रू रिलीज कर रहा है और इंडक्टिव के थ्रू विड्रॉ कर रहा है। ऐसी सिचुएशंस में वो ये वाला एग्जाम्पल में फॉल कर सकता है। तो केयरफुली थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। ये एक एक्सेप्शनल सा है, लेकिन आप इसको लिख कर रखिए। इतना ज्यादा घबराने की बात नहीं होती। यू स्टार्ट अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस, ये इंपॉर्टेंट होता है। तुम खुद ही समझ जाओगे कि कितना आपको रटना है, कितना कॉन्सेप्ट्स ध्यान रखना है। और जब प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप चीजें याद भी होनी शुरू हो जाएंगी। बच्चे क्या करते हैं, पहले ही घबरा जाते हैं, उनको लगता है इतनी ज्यादा थियरी, अब क्या करें अब क्या करें। उसमें नहीं डरना होता है, प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है। ज्यादा आपके पास अगर वेपन्स हैं तो आपको खुश होने की जरूरत है, घबराने की नहीं। घबरा रहे हैं कि हमारे पास पिस्टल भी है, हमारे पास जो है तलवार भी है, हमारे पास एटम बम भी, अब हम क्या करें अब हम क्या करें। आपको तो और खुश होने की जरूरत है कि आपके पास ज्यादा वेपन्स है। केवल डिसाइड ये करना है कब कौन सा वेपन चलाना है, ये नहीं कि डर गए घबरा गए, ठीक है? खुश होने की जरूरत है और कॉन्फिडेंट होने की जरूरत है। ये कॉपी कर लो बेटा यहां से। तो अगर ये होगा तो इससे क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ बेटा, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनिलीन क्या कर जाती है, ये डिक्रीज कर जाती है। अच्छा, इसका एक खतरनाक एग्जाम्पल आप ध्यान से देखो, मैं क्या लिखने जा रहा हूं। मान लो मैंने ये लिख दिया, यहाँ भी एक ग्रुप है, 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 तो तुमको लगेगा कि यहाँ तो बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन है, दिख रहा है? यहाँ बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन तुम्हें लगेगा कि भाई इधर से भी हो रहा है इधर से भी हो रहा है। लेकिन यहाँ पर SIP है ही नहीं, यहाँ पर SIR वर्क करता है। और SIR होने से बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। होती है। तो कोई पूछेगा यहाँ SIP क्यों नहीं है, तो ऐसे उसका आंसर दिया जाता है। सुनो कि कोई तुम्हें पीटने के लिए आ रहा था, पेरेंट्स बगल में थे, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपना हाथ बढ़ा रहे थे, बढ़ाते ही तुमने क्या किया, तुम स्मार्ट, अपने को स्मार्ट समझ रहे थे, तुमने क्या किया, अपने को पीछे हटा लिया या आगे कर दिया, यानी अपने पेरेंट्स की रीच से दूर कर दिया, उनके हाथ से दूर कर लिया अपने आप को। तो वो तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाए टाइम पर। क्या मेरी बात थोड़ी बहुत समझ में आ रही? तुमने पेरेंट्स के प्लेन से अपने आप को अलग कर लिया, यानी तुमने प्लेन लूज कर दिया। तो स्टेरिक इनहिबिशन फॉर प्रोटोनेशन इफेक्ट लग ही नहीं पाया। क्या थोड़ी बहुत मेरी बातें समझ में आ रही हैं क्या? यस है ना, कि भाई जब तक तुम पेरेंट्स की रीच में थे वो तुम्हें प्रोटेक्ट कर पा रहे थे, तुमने एटीट्यूड दिखाया और तुमने प्लेन छोड़ दिया उनका, यानी उनकी रीच से अलग हो गए, ये पीट के तुम्हें चला गया। तो वही चीज यहाँ होती है कि ये जो नाइट्रोजन है
ये इस बेंजीन रिंग का प्लेन लूज कर देता है, तो ये प्रोटेक्ट करना तो चाहते हैं लेकिन उसके प्लेन में ही नहीं आ रहा नाइट्रोजन, वो प्लेन से बाहर भटक गया, तो बाहर से H+ ने अटैक कर दिया आके। ठीक है, तो SIR जब वर्क करता है तो SIP वर्क नहीं कर पाता, ये ध्यान देना। नहीं तो क्या बच्चा कोई सोचेगा यहाँ SIP और बेसिकेशन सडनली कम हो जाएगी, नो 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 नो, यहाँ तो SIR हो गया। ठीक, इसको कॉपी कर लो बेटा। थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, थोड़ा डिफिकल्ट भी हो सकता है, लिख कर भी रखना है बेटा, सारी बुक्स में भी ये सब नहीं मिलेगा। अगर मैं आपको सिंपल सिंपल केवल पढ़ा दूं, उससे आप खुश तो हो जाओगे, आपको सब मतलब एकदम परफेक्शन के साथ रट भी जाएगा, बट उससे सिलेक्शन नहीं होने वाला। सर मतलब एक ही कंपाउंड में ऐसा है और ऐसा है पी। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, एक ही कंपाउंड में तुम्हें ऐसा फील होगा कि दोनों चीज हो रही, लेकिन अगर SIR हो गया तो SIP वर्क नहीं कर सकता। SIP वर्क करने के लिए इस नाइट्रोजन को इसके प्लेन में होना पड़ेगा, नहीं तो उनके क्राउड का कोई फायदा प्रोटेक्शन को नहीं मिल पाएगा। एग्जाम्पल तुम्हारा दिया ना मैं, तुम अपने मम्मी पापा के उस रीच से बाहर निकल आए, तो तुमको कोई भी पीट के चला गया, इट्स लाइक दैट। यस सर। हाँ यस सर। डन सर। ये डेटा आप कॉपी कर लो बेटा। सर एक्सेप्शनल एग्जांपल और एक बार बताएंगे? एक्सेप्शनल एग्जाम्पल ये नीचे लिखा तो है, इसमें मतलब ये SIP की वजह से इसको लास्ट में होना चाहिए था, बट ये सेकंड लास्ट में रह गया, तो इसको एक्सेप्शनल बिहेवियर मान करके लिखेंगे। और कोई भी एग्जाम्पल लगभग जिसमें रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन रिलीज करता हो वो, और इंडक्टिव से विड्रॉ करता हो, लगभग यही आंसर निकलता है। ठीक है, ज्यादा कुछ, क्योंकि ये तो डेटा है तो इसलिए इसको आप केवल लिख कर रखिए, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सर वो आपने साइड में रीजन दिया था ना वो। अरे वही, ये याद रखने का स्टाइल समझा रहा था कि भाई कोई एक ग्रुप होता है जिसमें रेजोनेंस के थ्रू वो रिलीज कर रहा है, इंडक्टिव से विड्रॉ कर रहा है, वो एक एक्सेप्शनल वाला, ऐसा याद रखने के लिए मैं बता रहा था। रिमूव कर दें इसको। नो सर।
डन सर। एवरीवन डन? नो सर। गाइस अब देखो, जैसे मैंने तुमको SIP पढ़ा दिया, SIR पढ़ा दिया, तो कई बच्चे बस इन्हीं से घबरा गए, इन्हीं से वो परेशान हो गए। अब क्या करें, ये तो अलग सा है, डिफिकल्ट है, अब हम क्या करें। अरे इसके क्वेश्चंस आने के चांसेस कितने हैं? हो सकता है 10% हो, 15% हो। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस तो उसी बेसिक छोटे से कॉन्सेप्ट पे रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं, लोकलाइज डिलोकलाइज पता कर, उनसे ही सॉल्व हो जाते हैं। तो इसीलिए गिव अप नहीं करना है, मैं बार बार बोल रहा हूं। और ये मत मान लो कि मेरा काम है मैं आपको फर्स्ट रैंक तक की चीजें दूंगा, लेकिन ये क्या फर्स्ट रैंक वाली चीजें सब बच्चों को आ जाएंगी? अगर सब बच्चों को आ जाएंगी तो सबकी फर्स्ट रैंक नहीं आ जाएगी, आप ऐसे सोचो। तो आप जितना मैक्सिमम ग्रास्प कर पाओगे उतना आप करो, गिव अप नहीं करना है, ये सोच लो केवल। ठीक है, हटा दें इसको। यस सर। Yes, sir. अब आप नेक्स्ट लिखिएगा, एक और कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं एमाइन इन्वर्जन। एमाइन इन्वर्जन ये बड़ा यूनिक सा कॉन्सेप्ट है, और इसमें एमाइन इन्वर्जन आने से बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। पहली चीज तो इतनी लिख लेनी है, एमाइन इन्वर्जन क्या इंडिकेट करेगा बेटा? डिक्रीज इन बेसिक स्ट्रेंथ। और इसका बड़ा स्टैंडर्ड सा एक क्वेश्चन है, और वो बिल्कुल एकदम मतलब समझ लो कि पिछली ओलंपियाड में भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और जे एडवांस में भी आया हुआ, एग्जैक्टली इसी में आता है। मतलब इसका क्वेश्चन ही समझ लो फिक्स्ड है, राइट बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर फॉर फॉलोइंग्स। तो फॉलोइंग्स में ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है तुम्हें क्वेश्चन। ये, या हो सकता है इसका डिजाइन बेटा ऐसा भी देते हैं कई बार, जो ऊपर कंपाउंड लिखा और ये सेम है। हाँ, तो मैं इस जानबूझकर दोनों डिजाइन बना रहा हूँ। हाँ? पता चला कि आप डिजाइन देखकर कंफ्यूज हो गए, ये दोनों कंपाउंड सेम है। हाँ? और ये तो बस ओपन करके लिख दिया है। इतनी चीज समझ में आई बेटा? कोई कंफ्यूजन है, कुछ कहना चाहता है कोई? चलिए, मुझे सुनाई तो नहीं दिया, लेकिन मैं मानकर चल रहा हूं कि आप नो बोल रहे हो, क्लियर है जो मैंने लिखा। अब आते हैं कि सबसे पहले एमाइन इन्वर्जन है क्या, और उसका बेसिक स्ट्रेंथ से कैसे रिलेशन। तो सबसे पहले तो एमाइन, एमाइन का मतलब यहाँ पर जैसे मैंने एन लिया और उसके साथ 3 ग्रुप्स कनेक्ट कर दिए, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और एक लोन पेयर है। मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर मैं इसका हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछूं तो व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस नाइट्रोजन, बताइए बेटा। sp3। sp3, sp3, sp3 का मतलब ऑर्बिटल्स की ज्योमेट्री कैसी होगी बेटा? टेट्राहेड्रल। Tetrahedral. लेकिन एक ऑर्बिटल में लोन पेयर है, तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? Pyramid. पिरामिडल। ये केमिकल बॉन्डिंग में लर्न करते हैं हम लोग, पिरामिडल, है ना, पिरामिडल हो जाएगा। तो पिरामिडल होने से क्या हुआ कि भाई नाइट्रोजन है, इसका ऐसा मैंने ड्रॉ कर दिया, और आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, नाइट्रोजन ये 3 बॉन्ड्स दिखा है, इधर ऑर्बिटल है, और यहाँ पर आर आर आर, और इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, तो ये पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल इसको बोलते हैं।
ठीक, अगर मैं इसको इस सेंस में बनाऊं, यहाँ आर लिख दिया, यहाँ आर लिख दिया, यहाँ आर लिख दिया, तो कोई बच्चा बोल सकता है कि भाई पिरामिडल ऐसा भी तो बना सकते हो आप। तो ये जो तुम्हें ऐसा दिख रहा है ना, इसको कहते हैं फ्लिप होना। क्या बोलते हैं बेटा? फ्लिप हो गया। इन्वर्ट हो गया। तो आप बोलोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, केवल टेढ़ा करके ही तो लिख दिया है ना, इधर से उधर पलट दिया है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। ये एक्चुअली में इसको समझने के लिए तुम्हें एक घरेलू एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, जिसको अगर आप रिकॉल करें। देखो, रेनी सीजन्स में हम लोग अम्ब्रेला यूज करते हैं जनरली। तो कभी तुमने देखा है क्या ऐसी सिचुएशन होते हुए कि ये अम्ब्रेला है और अचानक से हवा का झोंका आया, ठीक, बहुत तेज हवा आई, तो अम्ब्रेला कभी ऐसे होते हुए तुमने देखा है? यस। इसको कहते हैं इन्वर्जन। क्या बोलते हैं बेटा? इन्वर्ट हो जाना। क्या तुमने पलटा है इसको? नहीं, ये अपने आप जो है ऐसा। अच्छा, आप इमेजिन करो वो सिचुएशन, अम्ब्रेला ऐसा है, ऐसा होने से पहले स्लो मोशन में सोचो, स्लो मोशन में क्या हुआ होगा? बीच में तुम्हें नहीं लगता एक स्टेज ऐसी आई हुई जब अम्ब्रेला ऐसा हो गया होगा? यस सर। सोच पा रहे हो मैं क्या बताना चाहता हूं? तुमने नहीं पलट दिया, तुमने थोड़ी ना इसको टेढ़ा कर देते तो डंडा ऊपर चला जाता, ऐसा हो जाता अम्ब्रेला। तुमने ये नहीं किया है, ये हवा ने अपना काम किया। तो आप स्लो मोशन सोचो, इसको फ्लिप हुआ, फ्लिप होने से पहले बीच में ऐसा ये प्लेनर नहीं हो जाएगा। स्लो मोशन में सोचो। वही सिचुएशन यहां पर आती है कि नाइट्रोजन एक स्टेट ऐसा आएगा जिसमें तीनों उसके ग्रुप जो होंगे वो एक प्लेन में आ जाएंगे और फिर वो फ्लिप होकर के उल्टी साइड चले जाएंगे। क्या थोड़ा बहुत तुम रिलेट कर पा रहे हो अम्ब्रेला को और इस पिरामिड को? यस। यस ना? हाँ। अब आप देखो, चाहो तो इसका ग्राफ भी बना सकते हो। इट्स लाइक एनर्जी वर्सेस इन्वर्जन आप दिखा सकते हो, या रोटेशन दिखा सकते हो। तो इसमें क्या इनिशियली पिरामिडल है, बाद में भी पिरामिडल है, और तुमने एनर्जी सप्लाई की तो वो प्लेनर हो जाएगा एक स्टेज पे, और फिर वापस वो पिरामिडल हो जाएगा। इसी को कहते हैं इन्वर्जन। ये पहली चीज है कि इन्वर्जन क्या होता है। एंड एक चीज, एमाइंस के केस में द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इन्वर्जन इज अवेलेबल इन द एटमॉस्फेयर। इसीलिए हम लोग जो इन्वर्जन ये वाला पढ़ रहे हैं, दैट इज ओनली फॉर एमाइन। सबको ये चीज क्लियर है कि एनर्जी इज अवेलेबल इन द एटमॉस्फेयर। अब आप ध्यान से सुनो मैं क्या बताने जा रहा हूं। अगर बाई चांस तुमने क्या किया कि जो ग्रुप थे पीछे वाले, उनको तुमने अटैच कर दिया, उनको तुमने अटैच कर दिया ऐसे, इससे क्या नुकसान हो गया? इससे इमेजिन करो छतरी, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला को तुमने ऐसे किसी धागे से, डोरी से, रस्सी से तुमने स्टिक से कस के बांध दिया, तो क्या हवा का झोंका इसको फ्लिप करा पाएगा? अब डिफिकल्ट हो गया। नो सर। जब तक ये रस्सी टूटेगी नहीं तो फ्लिप नहीं हो पाएगा। तो तुमने क्या किया कि इधर से इन बॉन्ड्स को बांध दिया, तो जब तक ये बॉन्ड्स टूटेंगे नहीं ये फ्लिप नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप टेढ़ा नहीं करते, आप फ्लिप कराते हो। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। तो यहां पर हम लिख देंगे नो एमाइन इन्वर्जन। क्या आप समझ पाए? अगर फ्री ग्रुप है, जैसे समझ लो C2H5, C2H5, C2H, ये फ्री है, तो ये क्या होगा, ये जो है पहले प्लेन में आएंगे और फिर उस साइड पलट जाएंगे, यानी यहां इन्वर्जन हो जाएगा। आई होप आप मेरी बातें समझ पा रहे हो। या इन्वर्जन यस होगा। सर। तो एक चीज हमने लर्न की, कहां इन्वर्जन होगा, कहां नहीं होगा, पहली चीज। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस,
discussion how amine inversion will affect the basic strength. ठीक है, अब ध्यान से सुनो. तो ये दो एग्जांपल्स ऐसे हैं जिनमें नो एमाइन इन्वर्जन है, और ये लास्ट वाला जो एग्जांपल है इसमें हमने लिख दिया इन्वर्जन, एमाइन इन्वर्जन है. नाउ बेसिक स्ट्रेंथ का क्या लेना देना है इससे, ध्यान से सुनना बेटा, कि कोई नाइट्रोजन की लोन पेयर पे कौन अटैक करने आना चाहता है बेटा, H+. हाइड्रोजन. H+ अटैक करने के लिए आना चाहता है, लेकिन ये नाइट्रोजन क्या किया, फ्लिप कर गया. आप इसको ऐसे सोचो कि तुम्हारी कोई पिटाई करने आना चाहता है, तुम्हारे गाल में थप्पड़ मारना चाहता है, एकदम सिंपल सा एग्जांपल, लेकिन तुम्हारी गर्दन अगर घूम सकती होती चारों तरफ ऐसे पीछे की तरफ, तो तुम गाल को जो है मोड़ देते पीछे की तरफ, यस और नो. यस. तो तुम पे अटैक करना, उसके लिए तुम्हारे गाल पे अटैक करना टफ हो जाता, सामने वाले के लिए इजी हो जाता, टफ हो जाएगा. टफ हो जाता. लेकिन तुम्हारी गर्दन जो हिंडर्ड रोटेशन वाली है, घूमती नहीं है. तुम कोई मॉन्स्टर थोड़ी ना जो अपनी गर्दन को चारों तरफ घुमा लोगे. ऑल्दो तुम इधर लेफ्ट राइट थोड़ा बहुत कर सकते हो, लेकिन घुमा सकते अगर तो कितना बेहतरीन होता कि कोई थप्पड़ मारने के लिए आया सामने गाल और तुमने गर्दन को घुमा दी. यहां पर वही सिचुएशन होती है कि H+ जब अटैक करने के लिए नाइट्रोजन पे आया, नाइट्रोजन फ्लिप कर गया, तो बताओ अटैक डिफिकल्ट हो गया कि इजी हो गया, डिफिकल्ट. डिफिकल्ट हो गया. डिफिकल्ट हो गया. यानी कि अटैक, मैं लिख भी देता हूं, अटैक ऑफ H+ becomes difficult due to इन्वर्जन. amine inversion. तो इससे क्या हुआ, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गई. डिक्रीज. कर गई, और बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर गई, यानी कि ये इन्वर्जन वाला है, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो. इनमें कोई इन्वर्जन नहीं, तो नॉर्मल सोचो, नाइट्रोजन जो दूसरा लगा है वो क्या करता है, इंडक्टिव से विड्रॉ करता है, बेसिक स्ट्रेंथ रिड्यूस कर देगा. इन दोनों में ऐसा, तो ये आंसर है पूरा प्रॉपर. कॉपी कर लो बेटा, ये हो गया एमाइन इन्वर्जन. सर नेक्स्ट लाइन. सर मतलब इसमें बाइसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड्स रहेंगे. हाँ, स्पाइरो नहीं, जो मैंने बोला ना, इतना ज्यादा सोचना नहीं, क्वेश्चंस को आने दो. मैंने बोला कि अभी तक जितना भी बार आया क्वेश्चन वो यही वाला आया है, तो इतना ज्यादा हम क्यों उसको एनालाइज करें, है ना. यस सर. जब क्वेश्चंस आएंगे तो देखा जाएगा. हाँ, आप ये समझ सकते हैं ना, मैंने आपको बोला है कि इन्वर्जन कब स्टॉप हो जाता है, तो मैंने ये डायग्राम भी बनाकर दिखा दिया है, तो आप खुद गेस कर पाओगे, इतना सोचना नहीं है ना, और हर जगह इन कॉन्सेप्ट्स को मत लगाना. Should I change this? सर नो सर. ये PY मीन्स बेटा पिरामिड है ना. सर नेक्स्ट लाइन. हम्म.
डन बेटा? सर 2 minutes. नो में मुझे बस 2 मिनट की और चीज आपको बतानी है, इसलिए मैं जल्दी से पूछ रहा हूँ। Done sir. अब इसमें एक चीज मुझे जो आपको बतानी है वो पहले ही एक्चुअली बता चुका हूं, वो है एक्वस मीडियम में बेसिक स्ट्रेंथ, याद है? Yes sir, वो different compare किया था different. हाँ, जिसमें हमने हाइड्रेशन इफेक्ट लिखा था, हाँ सर hydration. प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एमाइंस, याद है? तो हमने इसको याद भी किया था, मतलब कि किस तरह से करें। तो जैसे मिथाइल वाला केस था, तो सेकेंडरी एमाइन तो सब में ही ज्यादा बेसिक था, अगर आप याद कर पाए। लेकिन मिथाइल वाले में टर्शरी से ज्यादा प्राइमरी एमाइन बेसिक था, अगर आप रिकॉल कर पाए चीजों को। फिर जब इथाइल आया था तो सेकेंडरी एमाइन यहां भी ज्यादा बेसिक था, लेकिन यहाँ टर्शरी एमाइन प्राइमरी से ज्यादा हो गया था। कैन यू रिकॉल दिस? Yes sir. Yes sir. और जब फिर प्रोपाइल आए थे, प्रोपाइल नॉर्मल होना चाहिए, मतलब स्ट्रेट चेन में, तो भी सेकेंडरी ही ज्यादा था, लेकिन ये ऑर्डर फिर से वही वाला हो गया। और आगे की जितने भी हमने ये नॉर्मल एल्काइल वाले लिखे, सब में ऑर्डर वही रहने वाला है, ये। और ये ऑर्डर सेम, यानी डिफरेंस केवल किस जगह पर आया? यहाँ पर, बाकी सब जगह ऑर्डर सेम। तो इसको आप लिख लो। इससे क्या होगा कि लगभग आपने सारी चीजें कवर कर ली, जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स बनते हैं। ऑल्दो ये मैंने पहले ही समझा रखा था, बट फिर भी इसको यहाँ भी नोट्स में लिख लो आप, ठीक है? सर ये वापस लिखना है? लिखना ही है बेटा, लिख Yes. लो। और इससे पूरा आपका बेसिक स्ट्रेंथ एक जगह पर आ जाएगा, देन यू कैन लीव।